चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे लद्दाख से। लद्दाख में देखने वाले हैं पेंगोंग झील से रिलेटेड। इसके कुछ कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। फैक्ट पहला ये है कि ये जो झील है वो अपना कलर चेंज करती है। डू यू नो द लेक वाटर चेंजेस इट्स कलर? ये बात सच है। पेंगोंग झील पॉपुलर है फॉर इट्स चेंजिंग कलर एबिलिटी। इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम सैडिस ऑफ ब्लू से लेकर ग्रीन टू रेड। ठीक है, ये इसका कलर नॉर्मली आपको ब्लू देखने को मिलेगा, फिर बाद में ग्रीन टू रेड ये कलर हो जाता है। बताया जा रहा है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक्स इन द वर्ल्ड दैट इज फिल्ड विथ सैलाइन वाटर। खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पेंगोंग झील है विश्व की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर। इट इज़ लोकेटेड एट एल्टीट्यूड 4350 मीटर अबव द सी लेवल। हाउएवर इवन दाउ इट इज़ ए सैलाइन वाटर, पेंगोंग फ्रीजेस कंप्लीटली ड्यूरिंग विंटर। खारे पानी की है लेकिन विंटर के टाइम में ये कंप्लीटली कैसी हो जाती है? फ्रीज हो जाती है। इट इज़ लोकेटेड इन ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द लेक in term of length lie in China and the eastern and Pangong lie in the तिब्बत। बताया जा रहा है 60% हिस्सा लंबाई के हिसाब से कहाँ पर आ जाता है? चाइना में। और ईस्ट, ठीक है, एंड जो ईस्टर्न वाला एंड है, छोर है, और पेंगोंग झील का वो लाइज करता है कहाँ पर? तिब्बत में। द ब्रैकिश वाटर मतलब जो खारा वाला पानी है, दिस रीजन हैज़ वेरी लो माइक्रो वेजिटेशन देयर इन द लेक यू वुडंट फाइंड एनी एक्वेटिक लाइफ और फिश एक्सेप्ट क्रस्टेशियन। यहाँ पर क्रस्टेशन शब्द आया है, ठीक है। एनी क्रिएचर विथ ए सॉफ्ट बॉडी इन सेवरल सेक्शंस एंड कवर्ड विथ ए हार्ड आउटर सेल। क्रस्टेशियन अजूजी लाइफ इन वाटर। बताया जा रहा है अंदर से नरम रहता है और बाहर से कड़ी खाल वाला कोई भी जीव ये नॉर्मली पानी में रहते हैं। तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ जीव जंतु देखने को नहीं मिलता है। बताया जा रहा है इट इज़ ए साल्ट वाटर लेक एंड इज़ ए काइंड ऑफ एंडोहेरिक बेसिन, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट it retain its water and does not allow outflow of its water to other external water bodies such as ocean and rivers। बताया जा रहा है ये एंडोहेरिक बेसिन के अंतर्गत आती है, जो अपने पानी को हमेशा रिटेन करके रखती है। ये अपने पानी को खाली नहीं करती है, इसका आउटफ्लो हमको देखने को नहीं मिलता है। आगे बताया जा रहा है यदि कोई टूरिस्ट व्यक्ति इधर पे जाता है तो उसको अलाउ किया जाता है to the visit lake till Spangmik village because of the lake's proximity to Sino-India border। ठीक है, ये गांव तक ही आप जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाने आपको दिया जाता। The lake at its broadest point is around 5 किलोमीटर in wide। In fact, the total length of the lake is 134 किलोमीटर। इसका जो नामकरण किया गया है पेंगोंग त्सो, ठीक है, विच मीन्स हाई ग्रासलैंड लेक। ये तिब्बतियन वर्ड है, तो इसका हम नाम भी देख लिए कि आखिर पढ़ कैसे गया है। कलर भी हम देख चुके हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड इन डिफरेंट टाइम्स। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। बताया जा रहा है चाइना कंस्ट्रक्टिंग कर रहा है ब्रिज ऑन पेंगोंग लेक इन लद्दाख। इससे उसको फ़ायदा ये होगा कि एक छोर से दूसरे छोर तक वो आ जा सकता है, उसकी सेनाएं आना जाना कर सकती हैं, और दूसरी बात है वो जो हथियार है ना उनकी सप्लाई आसानी से कर सकता है, सप्लाई और ट्रूप्स। चाइना इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिज इन ईस्टर्न लद्दाख। हमारा जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर चाइना एक ब्रिज मतलब पुल का निर्माण कर रहा है जो कि कनेक्ट करेगा नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो लेक
which will significantly bring down the time for People's Liberation Army to move troops and equipment between the two sectors. Two official sources independently confirmed on Monday. बताया जा रहा ऑन द नॉर्थ बैंक, उत्तरी किनारे की बात कर रहे हैं हम पेंगोंग सो लेक के बारे में. देयर इज ए PLA गैरिसन. अब गैरिसन वर्ड आया है. गैरिसन मतलब होता है सेना, गढ़ में सेना, किले में रखना, एक प्रकार से दुर्ग टाइप का आप कह सकते हैं. एट कुरनाक फोर्ट एंड ऑन द साउथ बैंक एट मोल्डो एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इज अराउंड 200 किलोमीटर. The new bridge between the closest point on two banks, which is around 500 meter, will bring down the movement time between the two sectors from around 12 hours to 3 or 4 hours. जहाँ 12 घंटे लग रहे हैं अब वो 3 से 4 घंटे ये ब्रिज बनने से लगेगा चाइना को. The bridge is located around 25 किलोमीटर ahead of LAC, ऐसा सोर्सेस का कहना है. The construction had been going on for some time and it would reduce the overall distance by 140 से 150 किलोमीटर की दूरी कम होने वाली है. Earlier the PLA had to take the roundabout crossing the Rudok country, but the bridge would provide a direct access, the first source had, adding that the biggest advantage with the new bridge was intersector movement as the time would come down significantly. बताया जा रहा है the bridge is in the China's territory and the Indian Army would have to now factor this in its operational plans. The source ने ऐसा नोट किया है. चाइना, ये जो ब्रिज है वो चाइना की टेरिटरी में है और जो इंडियन आर्मी है ना वुड हैव टू नाउ फैक्टर दिस इन इट्स ऑपरेशनल प्लान्स. आगे बताया जा रहा है इसका जो नॉर्थ वाला किनारा है झील का, विच हैज़ मच हायर डिफरेंसेस इन परसेप्शन ऑफ द LAC, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है, LAC में देन द साउथ बैंक. Was the initial site of the clashes in early मई 2020, और यही एक ऐसी जगह थी जहां पर इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी में क्लैशेस हमको देखने को मिला था. While tension on the south bank flared up later in August, उसके बाद फिर साउथ वाले किनारे पर टेंशन देखने को मिली. इंडियन आर्मी गॉट टेक्टिकल एडवांटेज ओवर द PLA ऑन द साउथ बैंक. ठीक है, हमारी जो आर्मी थी उसको कुछ एडवांटेज मिला था, ठीक है, ओवर द PLA ऑन द साउथ बैंक इन अगस्त एंड बाय ऑक्यूपाइंग सेवरल पीक लाइंग वेकेंट्स इन 1962 से कुछ ऊंची ऊंची जो पीक थी वहाँ पर इंडिया ने कब्जा जमा लिया था. गैनिंग ए डोमिनेटिंग व्यू ऑफ द मोल्डो एरिया ऑन द नॉर्थ बैंक टू द इंडियन ट्रूप्स सेट अप पोस्ट फेसिंग PLA पोजिशन ऑन द रिच लाइन्स ऑफ फिंगर 4. आगे देखें तो कोरोना के केसेस जो है तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं. इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 33,000 केसेस. इंडिया रिकॉर्डेड मोर देन 33,000 न्यू कोरोना केसेस इन 24 आवर्स टिल 8 AM ऑन मंडे. द नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज बाई 123 टेकिंग द टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पर केसेस बताए गए हैं कितने हमारे देश में अभी तक टोटल हो चुके हैं. इसके बाद दिल्ली से नॉर्मली बेसिकली हम कुछ खबर देखने वाले हैं जो कि उसकी असेंबली से पासिस होने वाले हैं कुछ बिल. गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटीज मैटर, और इसमें बताया जा रहा है द दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल 2022 एक ये पास होने वाला है, ठीक है, विच ऑटेंसिबली सीक्स टू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग क्वालिटी टीचर्स थ्रू वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर. वर्ल्ड लेवल पर टीचर की तैयारी दिल्ली की सरकार करवाना चाहती, मतलब ऐसे टीचर जो कि वर्ल्ड लेवल के हों.
मेंशनिंग इन द नीड ऑफ टीचर्स यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया का कहना है। मतलब कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर टीचर की जो ज़रूरत है उसको कहना है, टीचर्स आर रियल चेंज मेकर्स इन द इवॉल्विंग दिल्ली एजुकेशन मॉडल। वी गेव ग्लोबल एक्सपोजर टू आवर टीचर्स बाई सेंडिंग देम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हम उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भेजेंगे एंड दे कम्प्लीटली चेंज्ड द एजुकेशन सिस्टम इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। और वही फिर आकर के हमारे दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरा चेंज कर देंगे। तो बहुत बढ़िया कदम ये दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है। इसके बाद है द दिल्ली सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2022, विच was also introduced in the assembly by गुरुद्वारा इलेक्शन मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम। ये जो बिल है इसको प्रेजेंटेड किया गया था टू सीक द एडिशनल ऑफ वन मोर मेंबर, एक और सदस्य लिस्ट में शामिल हो जाएगा ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ DSGMC में। ठीक है, टेकिंग इट्स फ्रॉम 9 to 10 मेंबर। 9 पहले थे, अब हो जाएंगे 10। आगे बताया जा रहा है हेड प्राइस ऑफ श्री अकाल तखत और दामदमा साहिब तलवंडी साबो भातिंदा और पंजाब भटिंडा है ये, हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग 4 हेड प्रीस्ट ऑफ श्री अकाली तखत। आगे बताया जा रहा है ये जो संस्था है DSGMC, यहाँ पर 46 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 10 नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल देखोगे आप तो 56 मेंबर हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं इसरो से रिलेटेड। ठीक है, इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 1969 बाय विक्रम साराभाई। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी, इसका फॉर्मेशन किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन 1969 में। किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। सेकेंड बात यह है SLV-3 वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था एंड APJ अब्दुल कलाम जी वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था? SLV-3। द व्हीकल वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन जुलाई 18, 1980। फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे SLV-3 के। द SLV-3 का वजन यहाँ पर 17 टन बताया गया है एंड हैड ए पेलोड ऑफ 40 kg। द SLV-3 पुट 35 kg रोहिणी सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा था। इसरोस एक्सपेंडिचर इन द लास्ट 40 ईयर्स कैसा रहा है? हाफ ऑफ नासा सिंगल ईयर बजट। पिछले 40 साल की तुलना नासा के एक साल के बजट से करी गई है। इसरोस बजट इज ओनली 0.34% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड 8% एंड 0.08% ऑफ द GDP। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन एवरेज आप ये समझ लीजिए कि इतना है उसका बजट। बताया जा रहा है इसरो आल्सो डेवलप्ड भुवन, ए वेब बेस्ड 3D सैटेलाइट इमेजनरी टूल है विच इज़ द इंडियन इनकारनेशन ऑफ द गूगल अर्थ। इसने भुवन को चालू किया है। वेब बेस्ड 3D सैटेलाइट इमेजनरी टूल है, इनकारनेशन ऑफ गूगल अर्थ। इनकारनेशन का मतलब देख लेते हैं, अवतार। ठीक है, अवतरण या फिर उसी का एक प्रकार से रूप समझ लीजिए। इसरो हैज़ 13 सेंटर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द इंडिया। इसरो का पहला जो लूनार मिशन था वो था चंद्रयान फर्स्ट, वाज अप्रोक्सीमेटली अमाउंटेड टू 390 करोड़ रुपीस, विच इज 8 से 9 गुना कम है देन द एक्सपेंस ऑफ सिमिलर मिशन बाय नासा।
आगे एंट्रिक्स के बारे में आपको समझना है। ये क्या काम करता है? कॉरपोरेट आर्म ऑफ इसरो। बात ऐसी है कि एंट्रिक्स डील करता है विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट। स्पेस प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन करने का काम कौन करता है? एंट्रिक्स करता है। कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलप्ड बाय द इसरो, ये काम कौन होता है? एंट्रिक्स करता है। इट हैज़ क्लाइंटेल वर्ल्ड वाइड, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक और फैक्ट इसरो के बारे में बताया जाता है, इंडियन जो इसरो है इज़ द ओनली कंट्री हु हैज़ रीच टू द मार्स इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले ही अटैम्प्ट में मार्स ग्रह पर पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बना है। ठीक है। इसरो इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ बैचलर्स इन एनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ISRO is one of the 6 space agency in the world with the capability to build and launch satellite from its own soil। ठीक है। हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं सैटेलाइट को। दोनों काम इसरो करता है। इसरो हैज़ टिल डेट लॉन्च 23 कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल PSLV लॉन्चेस। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ये पुराना डेटा भी हो सकता है। आगे बताया जा रहा है इसरो गियरिंग अप फॉर मल्टीपल मिशन इन 2022 में कुछ और मिशन इसरो के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। K-Sivan का कहना है 3 स्पेस साइंस मिशन आर इन द पाइपलाइन। ठीक है। और 3 स्पेस साइंस मिशन जो है अभी पाइपलाइन में, मतलब इनमें काम जारी है। After a rather muted 2021 in terms of satellite launches, Indian Space Research Organization gearing up for a number of missions in 2022, including the launch of the first unmanned mission of गगनयान। ठीक, ये अनमैन्ड मिशन रहेगा गगनयान और इसके चेयरमैन हैं K-Sivan का, ऐसा कहना है। और क्या क्या चीज़ यहाँ से लॉन्च हो सकती है उसके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें इंक्लूड है लॉन्च ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 एंड EOS-6 ऑन बोर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड द EOS-02 ऑन बोर्ड द maiden flight of the small satellite launch vehicle SSLV। देखिए, इसरो हैज़ मैनी टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ गगनयान एंड लॉन्च ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन इन गगनयान। इन एडिशन वी आल्सो हैव चंद्रयान 03, आदित्य LI, एक्सपोसैट IRNSS एंड टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन मिशन विद इंडिजिनियसली डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। इतने नाम आप सारे देख लीजिए क्या क्या चीज़ इसरो करने वाला है। डिज़ाइन चेंजेस ऑन चंद्रयान 3 एंड टेस्टिंग हैज़ बीन ह्यूज प्रोग्रेस, ऐसा कहना। चंद्रयान 3 में हमने क्या क्या काम किए उसके बारे में इनका K-Sivan ने बात यहाँ पर बताई है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी के हिसाब से हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है 2021 हमारा ख़त्म हो गया है, तो 2021 में मोस्ट गूगल टर्म्स कौन कौन सी रहेंगी। द चार्ट ये शोज करता है द मोस्ट सर्च टर्म बाय द इंडियंस इन 2021। द डार्कर द शेड द हायर द पॉपुलैरिटी ऑफ द टॉपिक या फिर ट्रेंड दैट स्पेसिफिक टाइम। ठीक। द डार्केस्ट शेड ऑफ द रिप्रेजेंट द पीक पॉपुलैरिटी ऑफ द एट द स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि कौन से टाइम में ज़्यादा पीक पर रहा वो जो सर्चेस है। ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया था इंडियन प्रीमियर लीग को, फिर यूरो कप को, कोपा अमेरिका, टोक्यो ओलंपिक, फिर नीरज चोपड़ा, आर्यन खान को सर्च किया, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को सर्च किया, और कोविड-19 वैक्सीन और फिर कोविन को। ठीक है। और सेकंड नंबर में आप जो देख रहे हैं ये बताता है द 10 मोस्ट सर्च टॉपिक अंडर ए कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी के अंडर में जो टॉपिक हैं वो जो सर्च किए गए उनको बताता। फॉर एग्जाम्पल
अंडर द सर्च कैटेगरी हाउ टू, सर्च कैटेगरी में हाउ टू, द टॉपिक दैट फाउंड द मोस्ट इंटरेस्ट वाज हाउ टू रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन. Similarly, under the search category near me, the topic that was searched the most was COVID vaccine near me. सबसे ज़्यादा near me में सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च मारा पहले नंबर पर? कोविड वैक्सीन नियर मी. और हाउ टू रजिस्टर फॉर कोरोना वैक्सीन, हाउ टू का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया है लोगों ने, कैसे करके हम कोरोना वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. What is black fungus? What is the factorial of 100? What is Taliban? What is happening in Afghanistan? What is remdesivir? What is the square root of 4? मूवी में जय भीम, शेरशाह, राधे, बेल बॉटम, इटर्नल्स, मास्टर. न्यूज़ इवेंट में बताया जा रहा है टोक्यो ओलंपिक, ब्लैक फंगस, अफगानिस्तान न्यूज़. पर्सनालिटी में यदि आप देखोगे नीरज चोपड़ा, आर्यन खान और शहनाज गिल. स्पोर्ट इवेंट में IPL रहा है, ICC T20 वर्ल्ड कप रहा है और यूरो कप रहा. सर्चिंग में आगे चलते फॉरेन वाले पेज में और देख लेते हैं न्यूज़ को. तो बताया जा रहा है जो वर्ल्ड की मेन पावर है ना, ठीक है, ये चाहती हैं कि हम जो न्यूक्लियर वीपन्स है ना उसके फैलाव को रोकें. चाइना, रसिया, US, UK, फ्रांस ने इशू करा है स्टेटमेंट आफ्टर NPT रिव्यू. NPT का रिव्यू किया गया, उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया. ठीक है, रिव्यू शेड्यूल टुडे वाज पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना. 5 ग्लोबल न्यूक्लियर पावर प्लेज्ड, ठीक है, इन्होंने मतलब कि प्लेज मतलब प्रतिज्ञा किया है या फिर वादा करना, ऑन मंडे टू प्रिवेंट एटॉमिक वीपन्स स्प्रेडिंग एंड टू अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. और इससे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर वाला जो विवाद है वो नहीं होगा यदि हम न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकते हैं तो. इन ए रेयर जॉइंट स्टेटमेंट अहेड ऑफ ए रिव्यू ऑफ ए की न्यूक्लियर ट्रीटी लेटर दिस ईयर, वी बिलीव स्ट्रांगली दैट द फर्दर स्प्रेड ऑफ सच वीपन्स मस्ट बी प्रिवेंटेड. इस प्रकार के जो वीपन्स हैं न्यूक्लियर वाले, इनके फैलाव को रोका जाना चाहिए, ऐसा कहना है UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड US का. ठीक है, ए न्यूक्लियर वार कैन नॉट वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट. ठीक है, न्यूक्लियर जो वार है ना वो जीतना नहीं चाहिए, एंड मस्ट नेवर बी फॉट, और हमें ऐसी लड़ाई लड़ना भी नहीं है. ये जो स्टेटमेंट है ये इशू किया गया है आफ्टर द लेटेस्ट रिव्यू ऑफ द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, NPT शॉर्टकट में कहा जा रहा है, विच फर्स्ट केम इनटू फोर्स 1970. इसको पोस्टपोन कर दिया था फ्रॉम इट्स शेड्यूल डेट 4 जनवरी टू लेटर इन ईयर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक. इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, RBI से रिलेटेड है ये न्यूज़. शॉर्टकट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कहा जाता है. इसकी स्थापना हुई थी 1935 में CBI एक्ट 1934 के अंतर्गत. ठीक है, मतलब कि एक निजी बैंक के रूप में की गई थी, और इसे नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस के साथ 2 अलग काम भी सौंपे गए. भारत में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना, और दूसरी बात गवर्नमेंट के बैंक की भूमिका निभाना. फिर 1949 में इसके पूरे जो शेयर थे वो सरकार ने खरीद ली, और इसे वर्ल्ड के जो अदर देश रहते हैं उन्हीं की तरह इसको सेंट्रल बैंकिंग बॉडी बना दिया गया. इसके साथ ही फिर RBI तकनीकी तौर पर एक बैंक नहीं रह गया, मतलब नॉर्मल बैंकिंग का काम नहीं करता. RBI राष्ट्रीयकरण अधिनियम और आने वाले समय की अपनी कई घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा इसको कई सारे काम फिर सौंपे गए, जैसे कि इशू करना 1 रुपए के नोट और सिक्के, छोटे सिक्के को छोड़ के सभी करेंसी नोट और सिक्कों का ये इशूइंग एजेंसी के रूप में काम करता है. 1 रुपए के नोट और सिक्के, 1 रुपए से छोटे सिक्के डायरेक्टली वित्त मंत्रालय द्वारा इशू किए जाते हैं. दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी. RBI देखिए, RBI अपने और सरकार द्वारा जो नोट
और सिक्के इशू करे जाते हैं उनको वितरण भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम आरबीआई ही करता है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सरकार के ऋण का मैनेजमेंट करेगा, उसके द्वारा किए गए ट्रेजरी बिलों की खरीद भी करेगा। ठीक है, सरकार के जो ट्रेजरी बिल्स रहते हैं ना, उनकी खरीदी कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद बैंक ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, मतलब कि यदि कोई बैंक संकट की स्थिति में है तो लास्ट ऑप्शन कौन बच जाएगा? आरबीआई बच जाएगा, आरबीआई उसकी सहायता करेगा। क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है, आमतौर पर इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो इसमें टाइम में परिवर्तन भी होते रहता है। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज, हमारे रुपए की कीमत अमेरिकन डॉलर के मामले में कितनी होगी, ये सारी बात कौन निर्धारित करता है? आरबीआई निर्धारित करता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई को सौंपा गया है। ठीक है, 1970 के दशक के बाद में ही इसको स्थिरीकरण की आप महंगाई को भी कंट्रोल करिए काम सौंपा गया था। 2015 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग सीपीआईसी का काम इसको सौंपा गया था। और बताया जा रहा है कीपर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, विदेशी मुद्रा का भंडार कौन करके रखता है? आरबीआई करता है। यदि हमें आईएमएफ से लोन लेना है तो एजेंट के रूप में कौन जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल काम भी इसको कुछ दिए गए हैं। इसके तहत कई सारे बैंकों की स्थापना आरबीआई ने करा, जैसे कि आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड और एनएसबी। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो बताया जा रहा है आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट सिस्टम को। इसका उद्देश्य है प्रमोट करना यूसेज इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरिया रहता है उस एरिया में इनके यूज़ को बढ़ावा देना ही आरबीआई का मेन उद्देश्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट with the framework of facilitating small value digital payment in offline mode। ऑफलाइन मोड में आप स्मॉल वैल्यू की डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ए मूव दैट वुड प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। मतलब कि जो एरिया कम शहरी क्षेत्र है, थोड़ा बहुत विकसित है, और गांव देहात वाले इलाके में ऑफलाइन मोड, क्योंकि इंटरनेट और बिजली की प्रॉब्लम रहती है ना गांव वाले एरिया में, इसलिए आरबीआई ने यह घोषणा करी है। द फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द पायलट एक्सपेरिमेंट ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन सितंबर 2020 से 2021 तक। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए थे। एन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम इन कनेक्टिविटी, दोनों चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क सच पेमेंट कैन बी कैरी आउट फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी मोड यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड, वॉलेट एंड मोबाइल डिवाइसेस। आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार का जो ट्रांजेक्शन है ना, वो नॉट रिक्वायर्ड एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। किसी प्रकार के फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंस द ट्रांजेक्शन आर ऑफलाइन, चूँकि ये ऑफलाइन हो रहा है, अलर्ट्स बाय वे ऑफ एसएमएस एंड ईमेल विल बी रिसीव्ड बाय द कस्टमर आफ्टर ए टाइम लैग। यदि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको मैसेज आ जाएगा। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ 200 पर ट्रांजेक्शन एंड ओवरऑल लिमिट 2000 अंटिल द बैलेंस इन द अकाउंट इज रिप्लेनिश्ड। इसकी लिमिट बताई जा रही है 200 पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन की 200 लिमिट यहाँ पर बताई जा रही है, एंड ओवरऑल लिमिट ऑफ 2000। अगला जो आंकड़ा आप देखने वाले हो वो है जॉबलेस रेट हाई ऑफ 7.9% इन दिसंबर के महीने में बेरोजगारी की क्या दर रही उसको ये बताता है। थर्ड वेव में अंडू इकोनॉमिक गेंस। ठीक है, इकोनॉमिक के कारण जो हम रिकवरी करे हैं वो फिर से ख़त्म हो सकता है।
इंडिया का जो अनएम्प्लॉय रेट है हिट ए 4 मंथ हाई इन दिसंबर। पिछले 4 महीने में दिसंबर के महीने में एकदम हाई रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। द डाटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का ये डाटा हम देख रहे हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.9% दिसंबर फ्रॉम 7% इन नवंबर, और ये इट्स हाईएस्ट सिंस 8.3 इन अगस्त। अगस्त के महीने में और भी ज़्यादा हाई रही थी। बताया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन हिट इन द कंट्री आफ्टर एन इंक्रीज इन केसेस ऑफ द ओमिक्रॉन कोरोना वायरस एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द मैनी स्टेट। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया, इसके चलते चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी ज़्यादा बंद होने लगी है। अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गया है 9.3% दिसंबर के महीने में, ठीक। नवंबर में 8.2 था। ग्रामीण की तरफ जाओगे तो 7.3% रहा है, और इसके पहले के महीने में था 6.4%। कई सारे जो इकोनॉमी के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, वो चिंता करते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कुड रिवर्स द इकोनॉमिक रिकवरी। थोड़ा सा नॉलेज हम जीएसटी कंपनसेशन के बारे में ले लेते हैं। आखिर जीएसटी कंपनसेशन है क्या, जो कि स्टेट ने डिमांड करी है केंद्र सरकार से। अभी जो बैठक हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की, तो इन्होंने मांग करे थे कि हमें जीएसटी का जो कंपनसेशन मिल रहा है उसे आप और बढ़ा दीजिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2016, was the law which created the mechanism for levying a common nationwide goods and service tax। ये एक्ट लाया गया, इसके अंतर्गत ही जीएसटी को लागू किया गया। The adoption of GST was made possible by state ceding almost all their power to impose local level indirect taxes and agreeing to let the prevailing multiplicity of imposts बाई सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी। मतलब कि पहले बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उसको मिला के अब एक तो टैक्स लगा दिया गया है, एक टैक्स, एक देश एक टैक्स कर दिया गया। वाइल स्टेट्स वुड रिसीव SGST, मतलब स्टेट जीएसटी लगा सकते हैं, राज्य सरकारें, कंपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड शेयर ऑफ द IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी। It was agreed that revenue शॉर्टफॉल का मतलब ऐसा है कि स्टेट को पहले 100 रुपया टैक्स से मिलता था, अब यदि उनको 50 रुपये मिलने लग जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करेगी केंद्र सरकार। उसको ही कहा जा रहा है जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है। जब से ये लागू किया गया था तब से 5 साल के लिए कंपनसेशन केंद्र सरकार देती रहेगी राज्य सरकारों को, और वो 2022 तक इसकी डेडलाइन रखी गई है। जून 2022 में ये जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस कॉर्प्स इन टर्न इज funded through a compensation cess that is levied on so called demerit good।